आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कल जो कुछ भी हरियाणा की राजनीति में हुआ, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। यहाँ तक कि जो अपने आप को बड़े बड़े पत्तलकार कहते हैं, समझते हैं, जिनको इस बात तक का पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला हो गया है, मोदी ने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है, उन पत्तलकारों को भी नहीं पता चला कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ऐसे मोदी और शाह के जोड़ी ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि हरियाणा में इस तरीके का फैसला लिया है, इससे पहले भी वो इस तरीके का फैसला गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में ले चुके हैं, कर्नाटक में ले चुके हैं और उत्तराखंड में भी ले चुके हैं। जब पुष्कर सिंह धामी जी को चुनाव से 3-4 महीना पहले ही सीएम बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है, तब इस तरीके का फैसला कोई हो सकता है, इसका वाकई किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को भी नहीं पता होगा। उनको तो छोड़िए, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पिछले 9 साल से, मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी नहीं पता होगा। मंगलवार कल सुबह जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मोदी शाह का जो जोड़ी है वह सबसे अलग है। और शायद इन्हीं बातों के लिए इस देश में जो मोदी विरोधी खैराती, जो कांग्रेसी दरबारी पत्तलकार भिनके हुए फिर रहे हैं, बिनबिनाते रहते हैं पूरे दिन पागलों की तरह, उन सभी को भी इसी बात का दुख है कि मोदी शाह के किसी भी फैसले को वो लोग क्रैक नहीं कर पाते। उनको पता नहीं चल पाता है कि मोदी साहब फैसला क्या लेने जा रहा है। उनकी पूछ कम हो गई है। उनको एक वीआईपी व्यक्ति से सड़क छाप खैराती बना दिया है मोदी शाह की जोड़ी ने, और इसी बात का दुख उन लोगों को भी है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह से उनका कोई पर्सनली दुश्मनी है, बल्कि उनका जो पहले खैरात का जो धंधा चलता था, उसका वह धंधा बंद हो गया, इस बात का उन्हें दिक्कत है। लेकिन मोदी और शाह इस तरीके का ही फैसला लेने के लिए जाने जाते। किसको पता था कि हरियाणा प्रदेश का पूरा कैबिनेट ही बदल जाएगा, पूरा सरकार ही बदल जाएगी। किसको पता था कि कोई नयाब सिंह सैनी, जिनको अब से पहले देश जानता भी नहीं था, वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस मनोहर लाल खट्टर के लिए कहा जाता है कि वह नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने मित्र है, बहुत करीबी मित्र है, जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले रविवार को ही हरियाणा के विकास कार्यों की उद्घाटन और शिलान्यास के समय खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर उनका सबसे करीबी, सबसे पुराने साथी है। उस समय के साथी है जब वो लोग दरी बिछाने का काम करते थे, एक साथ दरी बिछाकर एक ही साथ सोते थे और एक ही साथ क्षेत्र का भ्रमण करते थे। लेकिन उस मनोहर लाल खट्टर जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, शायद इस बात की जानकारी उनको भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। अब हरियाणा में पूरी सरकार बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इस एक फैसले ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदला, हरियाणा प्रदेश का पूरा राजनीतिक परिदृश्य भी बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने अपने इस एक फैसले से अपने विरोधियों के उन तमाम एजेंडे को भी ध्वस्त कर दिया, जिस एजेंडे के सहारे वो इस बात का सपना देख रहे थे कि हरियाणा में इस बार वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, अगले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा इतिहास रच देंगे। लेकिन मोदी शाह के जोड़ी ने उनके उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया है। एक फैसले ने खास करके कांग्रेस पार्टी के उन सभी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से लेकर चल रहे हैं, जिस एजेंडे के तहत वह भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, खास करके जाट समुदाय वाला और ओबीसी वाला। हरियाणा प्रदेश जिसके लिए कहा जाता है कि जाटों का प्रदेश है, ऐसा है नहीं। एक भ्रम बना दिया गया है कि हरियाणा में क्योंकि जाट बहुसंख्यक है, इसलिए गैर जाट मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। जिस तरीके का भ्रम पंजाब में बना दिया गया है कि कोई गैर सिख मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, यह सब कुछ राजनीतिक दलों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके का जातिवादी जहर पूरे देश में फैला कर रखा। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्रदेश में किसी जाति का अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उस जाति से अलग कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, उस धर्म से अलग कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस एजेंडे को तो पहले ही ध्वस्त कर दिया जब हरियाणा में, जिसके लिए जाट लैंड कहा जाता है, क्योंकि 24-25% जाटों की संख्या है वहां पे, जनसंख्या, बाकी
अन्य समुदायों का है, लेकिन फिर भी ऐसा भ्रम बना दिया गया कि जाट ही मुख्यमंत्री हो सकता है, जाट ही मुख्यमंत्री हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन मोदी शाह के जोड़ी ने उससे उस भ्रम को भी तोड़ दिया जब उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया था, जो कि जाट नहीं है, एक पंजाबी उसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया और उस व्यक्ति ने बहुत ही सफलतापूर्वक अपने दायित्व को निभाया है। खास करके कि जब अभी जो ये किसानों के नाम पे जो खालिस्तानी आतंकवादी उडंड उडंड जो ये उडंडपाना कर रहे थे, उसको खट्टर सरकार ने पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पार नहीं करने दिया पूरी तमाम कोशिशों के बाद। लेकिन जब उस खट्टर सरकार से अगर इस्तीफा ले लिया गया है तो इसके पीछे वाकई कोई बहुत बड़ा तैयारी था। नयाब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई एक निशाने किए हैं भाजपा ने। नयाब सिंह सैनी क्योंकि एक सैनी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो सबसे बड़ा जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी का ध्वस्त हुआ वह जो उनके राजकुमार ओबीसी का जो एजेंडा लेकर देश भर में घूम रहे हैं, उनके उस एजेंडे पे मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा से एक बड़ा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी। एक सैनी समाज के बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर, और इसका प्रभाव सिर्फ हरियाणा तक ही नहीं है, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सैनी समाज का एक बड़ा वर्ग समूह है जिसको साधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हरियाणा में भी इस नए मुख्यमंत्री जी का कोई उस तरीके से विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि यह ओबीसी समुदाय से है, और क्योंकि ओबीसी समुदाय इस समय राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जिसका विरोध करना किसी के भी बस की बात नहीं है अब। और जिस तरीके से हुड्डा परिवार मोदी शाह के इस फैसले पे व्याकुल है, रो रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि हुड्डा परिवार को कितना बड़ा झटका लगा इससे। उनका जो पूरा सपना था रणदीप सिंह हुड्डा का, जिसका वो तैयारी कभी किसानों के यार में छिपे हुए अपने कांग्रेसी दरबारियों से करवा रहा था, कभी जीजा साली गैंग को आगे करके करवा रहा था, उसके उस एजेंडे पे भी एक बड़ा प्रहार हुआ है। उनका वह एजेंडा भी ध्वस्त हो गया क्योंकि जिस जाट के नाम पे माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने के इस फैसले के बाद यह निश्चित है कि अब जाट वोट में बंटवारा होगा। और क्योंकि हरियाणा में एक मानसिकता बन चुका है पिछले किसान आंदोलन को लेकर ही, जिस तरीके का जाटों का रुख रहा, कुछ खाप पंचायतों का, जिनके अंदर इस बात का भ्रम है कि वह इस देश में कोई अद्वितीय समुदाय है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए बाकी लोगों के मुकाबले, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये कुछ लोगों के अंदर है, सभी जाटों के अंदर नहीं है। कुछ पुराने ख्यालातों से ग्रसित जो लोग हैं उनके अंदर है। उसके खिलाफ पिछले किसान आंदोलन के समय से ही एक ऐसा माहौल बन गया कि क्योंकि हरियाणा में 36 बिरादरी है जिसमें से एक जाट समुदाय है, बाकी के 35 बिरादरी, तो 35 और एक माहौल बन चुका था खुलेआम हरियाणा में है कि एक जाट समुदाय अलग और बाकी जो 35 समुदाय हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, समझ में आ जाएगा। और इस तरीके का माहौल बन चुका है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और इस फैसले के बाद यही होने जा रहा है कि जाट समुदाय का जो वोट है वह अब 3 जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि जाटों के नाम पे 3 ऐसे राजनीतिक घराने हैं, राजनीतिक दल है जो राजनीति कर रही हैं हरियाणा में, जिसमें से एक हुड्डा परिवार है जिसका पूरा राजनीतिक अस्तित्व जाटों के नाम पे ही बचा हुआ है। जाटों के सिवाय हुड्डा परिवार के पास कुछ भी नहीं है हरियाणा में। जितने भी गैर जाटव है वह सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हरियाणा में मुस्लिम उस संख्या में नहीं है जिस संख्या के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, इसलिए वहां जाटों की राजनीति होती है। और जाटों की राजनीति करने वाले अब 3 लोग हो गए, एक हुड्डा परिवार कांग्रेस पार्टी, एक जो अभी भाजपा के साथ गठबंधन में था, जो दुष्यंत चौटाला अब तक गठबंधन में था, सरकार में उप मुख्यमंत्री बना हुआ था, उनको भी कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया था कि वह बड़े नेता हो गए हैं, अब वह भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी उनका औकात दिखाया है। और औकात क्या, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद पूरा दुष्यंत चौटाला का जो पार्टी था जन नायक जेजेपी, जन नायक जनशक्ति पार्टी, वो भी टूट गया है। उनके भी 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। और अगर ना भी उनका पार्टी टूटता तो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा का सीट है जिसमें से 41 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है, जिसमें 7 सीट निर्दलीय के पास है। अगर वो 7 निर्दलीय, क्योंकि निर्दलियों का यही एक नियम है कि वो हमेशा हर एक प्रदेश में सरकारों के साथ रहता है,
जिसका सरकार बनने वाला होता है वह सरकार के पक्ष में रहता है। तो अगर सभी निर्दलीय भी अगर साथ में आ जाता तो भी इनका सरकार बिना दुष्यंत चौटाला के भी बन सकता था, और अब बनेगा। अब तो 5 उनके भी आ गए हैं, तो बहुमत से कई एक ज्यादा हो चुके हैं, 5-6 विधायक अधिक हो गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला का भी राजनीतिक भ्रम टूट गया कि वह एक बड़े नेता बन गए थे, जिससे उनको लग रहा था कि वह अब भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करने का हैसियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टूटा है, गठबंधन टूटा, यह गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि इसमें लोकसभा की सीटों की मामला था। दरअसल यह गठबंधन इसलिए टूटा है क्योंकि ये जो गठबंधन था, यह गठबंधन समान विचारधारा नहीं वालों के साथ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला का जो विचारधारा था, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन तक विपरीत विचारधारा वाले के साथ गठबंधन करके सरकार में रह सकते हैं, लेकिन वह गठबंधन हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। हमेशा उसके साथ वो नहीं रह सकता, एक न एक दिन वो टूटता ही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ पीडीपी के साथ, जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था तो सवाल भी उठा था इनके ऊपर कि पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया है, लेकिन वह गठबंधन भी ज्यादा दिन चला नहीं, टूट गया था। वही हुआ है यहाँ भी, क्योंकि हर एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का जो रुख रहता था, उससे अलग रुख दुष्यंत चौटाला का रहता था। चाहे वो नू हिंसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई मामला। उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद का हत्या हुआ था, उस समय भी दुष्यंत चौटाला का जो बयान था वह भारतीय जनता पार्टी के बयान से अलग था, वो उनके विचारधारा से अलग था। यही नू हिंसा में भी हुआ। नू हिंसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान था, उससे बिल्कुल अलग दुष्यंत चौटाला का बयान था। दुष्यंत चौटाला तो उस पूरे हिंसा के लिए उस यात्रा के आयोजकों पर ही सवाल उठा दिए थे कि यह पूरा हिंसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो यात्रा का आयोजक था, उन्होंने सही जानकारी सरकार को नहीं दिया था, सही संख्या की जानकारी नहीं दिया था, जबकि ये सबको पता था। यहां तक कि मुख्यमंत्री को पता था कि वह हिंसा किस लिए हुआ था। मुख्यमंत्री अलग बयान दे रहा है और दुष्यंत चौटाला अलग बयान दे रहा है, जिससे ऐसा लगने लगा था कि यह गठबंधन अधिक दिन तक नहीं चलने वाला है। और क्योंकि उसके बाद जो रहा सहा कसर था, वह दुष्यंत चौटाला ने बार्गेनिंग करके पूरा कर दिया कि लोकसभा का चुनाव में उनको 2 सीट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी हरियाणा का सभी 10 सीट जीता हुआ है पहले ही 2019 में। तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक भी सीट देने के मूड में नहीं थी। बात सिर्फ इतना नहीं था कि लोकसभा में 1 सीट देना है या नहीं देना है। अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अगर उसे सीट दे देता, तो फिर वह, क्योंकि 5-4 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव में उसका जो बार्गेनिंग पावर था वो और अधिक बढ़ जाता, उसका महत्वाकांक्षा और बड़ा हो जाता, और वह विधानसभा के चुनाव में और अधिक सीटें मांग, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहता है, खास करके मोदी शाह का जोड़ी तो अब नहीं चाहता है कि किसी भी प्रदेश में कोई दूसरा नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे पैदा हो। अब वह किसी भी तरीके से अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई दूसरा नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे पैदा नहीं करना चाहते। और क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जो दुष्यंत चौटाला था, यह भविष्य का नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे ही बनने का प्रयास कर रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। सिर्फ गठबंधन ही नहीं टूटा, यहाँ उसका पार्टी भी टूट गया, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार का वह सपना भी टूट गया, जिसके सहारे उनको लग रहा था कि 2024 के चुनाव में कोई बड़ा इतिहास रच देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया है, इसका कितना फायदा इनको होता है, यह लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तय करेगा, नतीजा तय करेगा। और उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या इस फैसले का कितना फायदा होता है, यह विधानसभा चुनाव का नतीजा भी तय करे। उसका अंदाजा लोकसभा चुनाव में ही लग जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या वो फिर से एक बार 10 के 10 सीट जीत पाता है या कुछ नुकसान होता है। अभी तक जो पत्रकार है, जो जमीन पे काम करते हैं, उन लोगों का कहना है कि इस फैसले से नुकसान कम और फायदा अधिक दिखाई दे रहा है, लेकिन सही आकलन नतीजे के बाद ही समझ में आता है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।